गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिविटी की। न्यू सोशल मूवमेंट्स में हमने एक चर्चा की थी कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स इमर्ज हो रही हैं न्यू सोशल मूवमेंट के अंडर, वो परफॉर्मेटरी पॉलिटिक्स करती हैं। ये परफॉर्मेटरी पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट आया था थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिविटी। थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिविटी एक ऐसी थ्योरी है जिसको बेसिकली जूडिथ बटलर ने डिजाइन किया था। जूडिथ बटलर ने क्या बोला? जूडिथ बटलर ने थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिविटी में बोला कि जो भी प्रोटेस्ट्स होते हैं वो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि जब वो कंप्लीट होते हैं तो उस समय आउटकम जो होता है उस दौरान एक न्यू ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स क्रिएट होती है। न्यू ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिविटी ये कहती है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट मैनिफेस्ट करता है, वो प्रोटेस्ट मैनिफेस्ट इस तरीके से करता है कि उसके कंप्लीट होने के बाद एक नई वोकेबलरी सामने आती है जो पहले बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये कहते हैं कि अगर हम इन प्रोटेस्ट को इस नजरिए से देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दीज प्रोटेस्ट आर बेसिकली पब्लिक इनैक्टमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस। इनैक्टमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि यहां पर जिस प्रकार का गेम खेला जा रहा है प्रोटेस्ट के थ्रू, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक लॉ को चेंज करने का नहीं बल्कि बहुत ही अग्रेसिव लेवल पर सोसाइटी की वैल्यूज को इस प्रकार से चेंज कर रहा है कि सोसाइटी में एक नई वोकेबलरी तक इमर्ज हो रही है। भाई फॉर एग्जांपल, आज की डेट में जब हम शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो जो प्रोटेस्ट हुआ, पहली बात तो वो न्यू सोशल मूवमेंट का एक हिस्सा। और शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जिस प्रकार से फ्लैग का, कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्ट का जो ब्लेंड हमने देखा, ये एक प्रकार की न्यू वोकेबलरी थी यहाँ पर। इंडिया में जितने भी पहले भी प्रोटेस्ट हुए, किसी भी प्रोटेस्ट में ये कॉम्बिनेशन की प्रोटेस्टर्स हाथ में फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन लेकर, फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पब्लिक आर्ट को ब्लेंड कर कर पब्लिक प्लेसेस पे आर्टिस्टिक एबिलिटीज को शो कर कर जो एक प्रकार का प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करके दिखा रहे थे, वो किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट भारत के इतिहास में पहले नहीं मिला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो प्रोटेस्ट था न्यू सोशल मूवमेंट का शाहीन बाग के कॉन्टेक्स्ट में, ये आज की डेट में एक नई वोकेबलरी ऑफ प्रोटेस्ट क्रिएट कर रहा है। ये है परफॉर्मेटरी टाइप का प्रोटेस्ट। तो ये थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिविटी इसको एक्सप्लेन करती है जूडिथ बटलर वाली। अब जूडिथ बटलर का अगर यही एप्लीकेशन हम देखें आगे, तो आज जब हम बेसिकली क्वीर परेड्स देखते हैं, जो परेड्स को लीड करते हैं बेसिकली ये जो LGBTQ एटसेट्रा वाले लोग हैं, इन लोगों का जो ये प्रोटेस्ट होता है, ये जो क्वीर परेड्स हम लोग बेसिकली विजुअलाइज करते हैं, ये क्वीर परेड्स आज की डेट में किसी प्रकार के कोई सिंबॉलिक जेस्चर्स नहीं है। ये जो क्वीर परेड्स हैं, ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, दे बेसिकली टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज रिक्लेमेशन ऑफ स्पेसेस जो इनको डिनाई की गई हैं, जो राइट्स इनको डिनाई किए गए हैं। ये आज की डेट में बात करते हैं एक रिक्लेमेशन ऑफ वॉइस एंड लेजिटिमेसी की। तो यहां पर हो क्या रहा है कि आप चाहे शाहीन बाग का केस देखो, आप चाहे आज की डेट में क्वीर परेड्स जो ग्लोबल लेवल पर होती हैं उनको देखो, एक चीज जो कॉमन हर जगह दिख रही है वो ये है कि आज जिस प्रकार से थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिविटी बात करती है, वो ये कह रही है कि जो प्रोटेस्ट्स हैं, वो प्रोटेस्ट आज की डेट में जिस प्रकार की जो बाउंड्रीज होती हैं बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब यहाँ पे होता है द वे द प्रोटेस्ट अनफोल्ड्स, जिस तरीके से जिस नजरिए से वो प्रोटेस्ट अनफोल्ड हो रहा है।
जैसे शाहीन बाग के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या देखा कि जो प्रोटेस्ट वहां पर अनफोल्ड हो रहा था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह, झंडा एक जगह, आर्ट एक जगह। तो ये जो प्रकार का मैनिफेस्टेशन था जिसमें पॉलिटिक्स और ये एस्थेटिक्स जिस नजरिए और तरीके से प्रोटेस्ट किया गया वो बाउंड्री ब्लर हो गई। सो बाउंड्री इज ब्लर्ड। तो जब ये बाउंड्री ही ब्लर हो रही है तो इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता ये है कि ये ब्लर्ड बाउंड्री इस प्रकार से काम करती है कि यहाँ पर आज एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग इमर्ज होती है। जैसे हमने ये बात करी अभी एलजीबीटीक्यू के प्रोटेस्ट की, तो ये जब भी प्रोटेस्ट होता है ये कोई सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फोकस ये है कि एक स्पेस जो इनको डिनाई की गई उसका रिक्लेमेशन, जो इनके वॉइसेस और लेजिटिमेसीज को साइलेंस किया जा रहा है कि नहीं आपका प्रोटेस्ट ही इललेजिटिमेट है, यू डोंट हैव अ राइट टू रेज योर वॉइस, ये उसका रिक्लेमेशन। तो ये है एक प्रकार की यहाँ पर न्यू वोकेबुलरी जो इमर्ज हो रही है। तो थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिविटी ये कह रही है कि इस वोकेबुलरी पे फोकस कीजिए, इस वोकेबुलरी पे ध्यान दीजिए। तो यहां पर ये चीज आपको समझने की खास आवश्यकता है। फिर यहां पर हमारे पास आता है एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी जो सोशल मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करती है। क्या है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, RMT जिसको नाम दिया गया है? पहली बात तो ये थ्योरी जो है इसको मैकार्थी और जॉल्ड ने बनाया है। मैकार्थी और जॉल्ड ने ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के कंसेप्चुअल फाउंडेशंस को लेके इन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली है। इन्होंने कहा है कि आज जितनी भी सोशल मूवमेंट्स हैं वो कभी भी इर्रेशनल नहीं होती। इनको ये पॉइंट बोलने की आवश्यकता क्या थी? इनको ये पॉइंट बोलने की आवश्यकता ये थी क्योंकि 1970s में क्या हो रहा था कि जब न्यू सोशल मूवमेंट्स का इमर्जेंस हुआ, जब न्यू सोशल मूवमेंट्स ने न्यू इश्यूज को पकड़ा और उन न्यू इश्यूज के बेसिस पे जब प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, तो 1970s के डेकेड में ये जो न्यू सोशल मूवमेंट्स न्यू इश्यूज को लेके इमर्ज हुई और जब एक न्यू प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स की एक लैंग्वेज डेवलप हुई, तब बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये न्यू सोशल मूवमेंट्स आर इर्रेशनल। इस चार्ज को जो सोसाइटी से इमर्ज करा कि नहीं ये जो न्यू पॉलिटिक्स हो रही है, नए नए इश्यूज के ऊपर जो चर्चाएं ये लोग कर रहे हैं, कल्चर को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, फलाना ढिकाना, ये गलत है, इनके ऊपर प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उस समय मैकार्थी और जॉल्ड ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी को कंसेप्चुलाइज किया। उस समय मैकार्थी और जॉल्ड ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के टाइम पे ये बात बोली कि जो ये सोशल मूवमेंट्स हैं, जो ये 1970s में न्यू सोशल मूवमेंट्स के नाम पर इमर्ज कर रही हैं, ये इररेशनल नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये बात एक्सप्लेन करी कि जो भी ये न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं जो इमर्ज कर रही हैं, इन सारी सोशल मूवमेंट्स में स्ट्रेटेजिकली रिसोर्सेज चैनलाइज किए गए हैं, स्ट्रेटेजिकली पीपल मोबिलाइज हो रहे हैं, और राइटफुल इश्यूज पे चर्चा हो रही है। तो जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी थी मैकार्थी एग्जॉल्ड की, वो ये बेसिकली कहना चाह रही थी कि कोई भी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है जो न्यू सोशल मूवमेंट का हिस्सा है वो कोई स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट नहीं है। तो उसको इरेशनल टैग मत दो। वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड चैनलाइज्ड प्रोटेस्ट है राइटफुल इश्यूज पे। और उन्होंने कहा कि कोई भी सोशल मूवमेंट फॉर दैट मैटर, नॉट ओनली जो उस समय हो रही थी, इनफैक्ट ये पॉइंट आज तक वैलिड है कि मैकार्थी और जॉल्ट ने कहा कि जब भी कोई सोशल मूवमेंट इमर्ज करती है तो वो सोशल मूवमेंट कोई इरेशनल नहीं होती। हर सोशल मूवमेंट के पीछे स्ट्रेटेजिकली रिसोर्सेज को चैनलाइज किया जाता है, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, और वो राइटफुल इश्यूज पे चर्चा करती है। 2011 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने इंडिया के अंदर एक पूरी मूवमेंट चलाई थी जिसमें अर्बन एरियाज में लोगों को मोबिलाइज किया गया था अन्ना हजारे के थ्रू,
और उस मोबिलाइजेशन के थ्रू जब पूरी कंट्री के लोग ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करके बाहर सड़कों पे आ गए थे करप्शन के खिलाफ, तो वो कोई इररेशनल स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं, बल्कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी कहती है कि वो एक वेल प्लान्ड, रिसोर्स चैनलाइज्ड, मीडिया के समर्थन के साथ, एंकर्स लीडर्स के समर्थन के साथ उस मूवमेंट को अन्ना हजारे एंड अदर पीपल ने लीड किया। तो डोंट कॉल इट एज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट। वो कोई लोगों का इमोशनल मैनिफेस्टेशन नहीं था एक करप्शन को, फ्रस्ट्रेशन को शो करने का। वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, एक ऑर्गेनाइज्ड सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म मूवमेंट थी जिसका प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पर एक इशू है। इशू ये है कि ये जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी है मैकार्थी एंड जॉल्ड की, इस मूवमेंट को एक क्रिटिसिज्म मिला है। और इसका क्रिटिसिज्म अगर किसी ने दिया है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, वो दिया है जेम्स जैस्पर ने। जेम्स जैस्पर ने क्या बात बोली? जेम्स जैस्पर ने ये बात बोली कि देखो, आप जब कह रहे हो कि मूवमेंट के अंदर हर चीज स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड होती है, वो बात आपकी ठीक है। पर वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी मूवमेंट हो जो हमेशा स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग से ही आए। इनफैक्ट जेम्स जैस्पर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये दिया, उसने कहा कि कई बार इमोशनल एंड सिंबॉलिक डायमेंशंस भी होते हैं जो सोशल मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं। इमोशनल एंड सिंबॉलिक डायमेंशंस भी होते हैं। उसने कहा कि आप इस चीज को समझिए कि नॉट एवरी मूवमेंट विल इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड मूवमेंट। कई बार कुछ मूवमेंट्स इमोशनल और सिंबॉलिक डायमेंशंस के थ्रू भी सोशल मूवमेंट्स बनती हैं। और इसका अगर हम सबसे बड़ा एग्जांपल देखें तो इंडिया के केस में 2012 में जो निर्भया मूवमेंट थी, उस निर्भया मूवमेंट में क्या हुआ कि वहां पर बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड लेवल पर मोबिलाइजेशन लोगों की हुई। और ये मोबिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर्ड लेवल पर हुई, ये एक वायरल इमेजरी के थ्रू हुई। और इस वायरल इमेजरी ने एक कलेक्टिव लेवल पर आउटरेज पैदा करी, जिससे कि लोग सड़कों पे आ गए। भाई, उस समय जिस ब्रुटैलिटी से ये रेप हुआ और जिस ब्रुटैलिटी से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद जो पूरी सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर्ड लेवल पर मोबिलाइजेशन इस वायरल इमेजरी के बाद हुई, उसकी वजह से जो कलेक्टिव आउटरेज हुआ, वो कलेक्टिव आउटरेज क्लियरली प्रूव करता है कि इमोशनल एंड सिंबॉलिक डायमेंशंस भी रोल प्ले कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज को एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ही नजरिए से देखना है। क्योंकि जो निर्भया मूवमेंट थी उसमें कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं थी, कोई एंकर नहीं था, कोई लीडर नहीं था। वायरल इमेजरी और कलेक्टिव आउटरेज ने एक स्ट्रक्चर्ड लेवल पर पूरी सोसाइटी को मोबिलाइज किया, और इस मोबिलाइजेशन से ये मूवमेंट आगे बढ़ी। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि नॉट एवरीथिंग हैज टू बी सीन ओनली थ्रू द स्ट्रेटेजिक लेंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। और यही चीज फिर आगे मैनिफेस्ट करी मैकडम की एक थ्योरी में, जो उसने दी, विच इज कॉल्ड द पॉलिटिकल प्रोसेस मॉडल। इस पॉलिटिकल प्रोसेस मॉडल में मैकडम ने बोला कि कोई भी सोशल मूवमेंट एक सक्सेस होगी अगर उसमें थ्री फैक्टर्स पे काम हो जाए। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि एक पॉलिटिकल वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरा फैक्टर है कि यहां पर अवेलेबिलिटी हो एलिट्स की सोशल मूवमेंट को लीड करने की। और तीसरा फैक्टर है कि इफेक्टिव फ्रेमिंग हो जाए ग्रीवेंसेस की। तीन चीजें हैं। मैकडम ने बोला कि कोई भी सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल तब होगी जब आप पॉलिटिकल वीकनेस को इफेक्टिव तरीके से आइडेंटिफाई कर लो, एलिट्स की अवेलेबिलिटी हो जाए, यानी कि कुछ ऐसे पावरफुल लोग हैं जो उस मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए मूवमेंट के साथ जुड़ जाएं, और आप ग्रीवेंसेस को इफेक्टिवली फ्रेम कर लो।
अगर यहाँ पर हम इसको अप्लाई करके देखें, शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो 2019-20 में हुए थे, तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर ये तीनों फैक्टर्स बैठते हैं। क्योंकि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जो पॉलिटिकल वीकनेस आइडेंटिफाई की गई वो क्या थी? वो थी कि भाई स्टेट की तरफ से एक लेजिटिमेसी क्राइसिस है, कि स्टेट के पास ऐसा लॉ बनाने की पावर नहीं है, जो एक पोर्ट्रे किया गया कि स्टेट के पास एक ऐसा लॉ बनाने की पावर नहीं है जिस लॉ को बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी माना जाए। यहाँ पर जो उस समय पूरी की पूरी ऑपोजिशन पार्टीज थी, वो एलिट्स बनकर उन्होंने इस मूवमेंट का समर्थन भी किया। और यहाँ पर ग्रीवेंसेस को भी इस प्रकार से फ्रेम किया गया कि वो पूरा जो लॉ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, उसको एक्सक्लूजनरी बताया गया। देखो, वी आर नॉट गोइंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द मूवमेंट। वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि भाई वेदर द मूवमेंट वाज राइट और रॉन्ग एंड वेदर इट वाज बेस्ड ऑन द राइट इश्यूज और रॉन्ग इश्यूज। बट द फैक्ट कि मैकडम का यहाँ पर जो प्रयोग किया गया, कि मैकडम की थ्योरी में तीनों प्रिंसिपल्स उस मूवमेंट में वहां पर क्लियर कट तरीके से अपनाए गए। नरेटिव के तहत लोगों को गुमराह करके एक मूवमेंट मैन्युफैक्चर की गई। वो तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पर बहुत क्लियर कट स्पष्ट तरीके से अप्लाई होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो एक चीज तो तय है कि अगर मैकडम कहता है कि ये तीन फैक्टर्स को इकट्ठे अगर आप कलेक्टिवली देख लो, तो सोशल मूवमेंट कोई ऐसी सवाल ही नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार से रुक जाए। तो मैकडम ने जब ये बात करी, तो इसके बाद उसने लेटर ऑन एक कॉग्निटिव लिबरेशन अप्रोच भी यहाँ पर पोर्ट्रे करी। कॉग्निटिव लिबरेशन अप्रोच में उसने क्या बोला कि कोई भी सोशल मूवमेंट जो है वो अगर ग्रुप्स के साथ काम करके उनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ही चेंज कर दे, तो इससे भी एक सोशल मूवमेंट अग्रेसिवली इग्नाइट हो सकती है। कॉग्निटिव लिबरेशन अप्रोच का मतलब है कि आपकी सोच और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी से इस प्रकार से खेला जाए कि अगर आपको ये चीज कन्विंस कर दी जाए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के तहत, आपकी पूरी की पूरी ओवरऑल अप्रोच एंड थिंकिंग के तहत, कि ये चीज गलत है और ऐसा करना गलत है, तो कई बार उससे भी एक सोशल मूवमेंट इग्नाइट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 इलेक्शन से पहले क्या हुआ? एक मास लेवल पर कॉग्निटिव लिबरेशन कैंपेन चलाया गया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। एक पॉलिटिकल पार्टी जो 2014 से 19 तक फुल मेजोरिटी में पावर में थी, उसने संविधान का कुछ नहीं किया और दलित के राइट्स को नहीं छीना। एक पार्टी जो 2019 से 24 तक फुल मेजोरिटी से पावर में थी, जब उसने दलित के राइट्स को कभी नहीं छीना, लेकिन क्योंकि कोई और इलेक्शन प्लैंक नहीं था, तो कॉग्निटिव लिबरेशन अप्रोच के तहत लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से खेलो, कि उनके मन में ये भ्रम बिठा दो जो ग्रास रूट लेवल तक परकोलेट कर जाए कि भाई संविधान खतरे में है, आपको बचाना है, तो आप देख लो क्या करना है। तो ये जो सोशल मूवमेंट इग्नाइट हुई, इसका रेपरकेशन भी देखने को मिला कि बीजेपी का इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंस ये था कि वो 240 पे आके रुक गए, उनको भी इसका काउंटर नहीं मिला। तो ये भी एक अप्रोच जो है मैकडम की तरफ से ही इंट्रोड्यूस की गई यहाँ पर। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर कट तरीके से समझनी है। तो आई होप कि ये जो ब्रॉड अप्रोचेज मैंने आपको बताई, इससे आपको कुछ थिंकिंग में क्लैरिटी मिलेगी। आगे हम बात करेंगे पोस्ट मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में भी, और वो कैसे आज की डेट में सोशल मूवमेंट्स के नजरिए को देखती है। तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल मीट विद दैट न्यू इन्फॉर्मेशन नाउ।